हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नए वीडियो आते हैं तो उनके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक्स 4 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड द टॉपिक डिस्कस। सेक्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पार्ट ए का कौन कौन से क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में पॉसिबल है, हायर चांसेस ऑफ द क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के बारे में पूछा जाता है। पारस्परिक निर्भरता आए, एक दूसरे के पूरक आए, अंतर आए, तो उसमें एक ही टाइप के आपको आंसर बताना होता है। सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर करना है। बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर करना है। अगर ये 3 क्वेश्चन भी नहीं आए तो नेक्स्ट है आपका पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र, मान्यताएं, अवसर लागत, बेरोजगारी का प्रभाव और खिसकाव। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर और भी क्वेश्चन को देखें तो सीमाएं, दोष और महत्व है। फिर आपका जो आखिरी टॉपिक बन जाएगा वो है आर्थिक समस्याओं के कारण या केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 4 मार्क्स में आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे समझते हैं ताकि आपके रिवीजन कंप्लीट हो पाए। तो यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि की निर्भरता की बात करें या व्यष्टि और समष्टि में अंतर की बात करें तो यहाँ पर निर्भरता की बात करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। तो बाजार को देखें तो फर्म, फर्म का मतलब होता है व्यष्टि, कीमत तय करते समय सामान्य महंगाई समष्टि को देखती है। सेकंड पॉइंट पर आ जाएगा आपका आय, राष्ट्रीय आय यानी कि समष्टि, व्यक्तियों की आय व्यष्टि का जोड़ है। फिर तीसरा है ब्याज दर, बैंक यानी कि व्यष्टि, केंद्रीय बैंक की नीतियां समष्टि पर निर्भर है। उसके बाद बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाली जो पॉइंट पर है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि शरीर और अंग की तरह साथी है। तो इस तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन और इनको समझाने का तरीका आपको निकालना है और इसी से ही आपको पॉइंट बना सकते हैं, चाहे आप बुक से पढ़े चाहे किसी से भी पढ़े। आपके जो लिखने का तरीका है, समझने का तरीका है, लॉजिक लगाना पड़ता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक वर्सेस आदर्शात्मक में अगर अंतर आ गया तो सबसे पहले वास्तविक क्या है। वास्तविक का अर्थ होता है क्या है, आदर्शात्मक का मतलब होता है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब व्हाट इज, नॉर्मेटिव मतलब व्हाट आउट टू बी। उसके बाद तथ्य की बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे तो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। आदर्शात्मक यानी कि विचारों और सुझावों पर आधारित होते हैं। जांच की बात करें, वास्तविक की जांच हो सकती है, आदर्शात्मक की नहीं। उसके बाद उद्देश्य की बात करेंगे तो वास्तविक सही स्थिति बताता है जबकि आदर्शात्मक आदर्श स्थिति को बताता है। तो इस तरीके से इनके अंतर्स हो जाते हैं। उसके बाद है बाजार वर्सेस केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, इसमें आपको अंतर करना है। तो स्वामित्व की बात करें यानी कि इसमें स्वामित्व होता है बाजार यानी कि निजी स्वामित्व होता है, केंद्रीय में की बात करें तो सरकारी स्वामित्व होती है। इस तरीके से पहला पॉइंट हो जाएगा ऑनरशिप का। उद्देश्य होता है लाभ कमाना यानी कि बाजार का, केंद्र का होता है आपका समाज का कल्याण, वेलफेयर्स होता है। निर्णय मांग और पूर्ति से होता है, सरकार द्वारा होता है। कीमत बाजार तंत्र द्वारा प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है और इसमें सरकार तय करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके अंतर्स आपको समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, जहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड करने के लिए आपका एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी जाकर आपको पीडीएफ एक्सेस करने को मिलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है पीपीसी, बेरोजगारी और खिसकाव। पीपीसी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। यहाँ पर आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना है, बेरोजगारी। हम वक्र के अंदर काम कर रहे हैं, साधनों का कम उपयोग, ये बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, हम वक्र के अंदर काम कर रहे हैं, साधनों का कम उपयोग, ये बेरोजगारी यानी कि पीपीसी। सुधार, रोजगार बढ़ने पर हम वक्र पर आ जाएंगे, खिसकाव नहीं होगा। दाईं ओर खिसकाव की बात करेंगे तो साधन बढ़ने या नई तकनीक आने पर दाईं ओर खिसकाव होगा। अवसर लागत का मतलब होता है एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी का जितना त्याग किया जाए, ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने पहले ही बताया, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर जाना होगा, व्हाट्सएप से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर एक आपकी कंडीशंस है कि आपको वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, और वॉच करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मांग के नियम के अपवाद 6 या 4 लिखने के लिए, ढाल नीचे क्यों, इनके बारे में लिखने के लिए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मांग वक्र, उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता, हार्स नियम की मान्यताएं या सीमाएं। क्वेश्चन फिर आपका होगा टीयू एमयू में अंतर। इसमें सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस इसी चैप्टर से वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन का यहाँ पर पैटर्न दिखता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की लिस्टिंग दिख रही है जिनको तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीयू एमयू में अंतर, व्यक्तिगत वर्सेस बाजार मांग तालिका। फिर आपका न्यूमेरिकल, आपका फिर से आपका बजट रेखा परिवर्तन, ये न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल बेस यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आने की पॉसिबिलिटी, आने का चांसेस काफ़ी है। तो इसमें आप किस तरीके से समझाएंगे चीज़ों को, तो मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, इनको आपको समझना है। तो इसमें आ जाएगा आपका ह्रासमान एमयू यानी कि डिमिनिशिंग एमयू। तो ज़्यादा खरीदने पर संतुष्टि कम मिलती है, इसलिए कम कीमत पर ही खरीदेंगे, तो ये कहलाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आय का प्रभाव यहाँ पर बात करेंगे तो सस्ता होने पर वास्तविक आय बढ़ती है, ज़्यादा खरीद होता है, रियल इनकम राइजेस बाय मोर। प्रतिस्थापन की बात करें, वस्तु सस्ती होने पर लोग महंगी वस्तु छोड़कर इसे खरीदते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका झुकाव बढ़ता है। फिर है आपका नए ग्राहक, दाम घटने पर नए लोग भी खरीदने लग जाते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल रीज़न हैं जिनको आप समझकर इनके बारे में लिख सकते हैं। उपयोगिता, हास नियम की मान्यताएं और सीमाएं, एग्जम्पशंस लिमिट ऑफ डीएमयू। समान इकाइयाँ, आइडेंटिकल यूनिट, वस्तु का आकार और गुण समान होना चाहिए, जैसे 1 कप चाय ना कि 1 कप चाय की 1 चम्मच। फिर है आपका सेकेंड निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, उपभोग लगातार होना चाहिए, बिना रुके कंटिन्यूअस होना चाहिए। उपयोगिता, ह्रास नियम की मान्यताएं हैं। मानसिक स्थिति और सीमाएं आएगा तो जस्ट इसका अपोजिट आपको लिखना है। मानसिक स्थिति, उपभोक्ता सामान्य होनी चाहिए, नशे में नहीं। अपवाद की बात करेंगे तो यह दुर्लभ वस्तुओं या शराबी पर लागू नहीं होता है, तो आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने आना चाहिए। उसके बाद है बजट रेखा और आय पर अगर क्वेश्चन आए, आय की गणना आप किस तरीके से करेंगे, तो m इक्वल टू होगा P1Q1
प्लस P2Q2 और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपके नंबर्स दिए होंगे उनसे इनको सॉल्व आउट करना है। फिर आय वृद्धि की बात करेंगे, इनकम राइज, बजट रेखा दाईं ओर समानांतर खिसकेगी। कीमत गिरावट की बात करेंगे तो बजट रेखा बाहर घूमेगी क्योंकि हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। जो इक्वेशन होता है यहाँ पर P1x1 प्लस P2x2 लेस देन एन इक्वल M, खर्च आय से कम या बराबर हो। तो इस तरीके के एक कॉन्सेप्ट होगा, इसको एक प्रॉपर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मैंने शॉर्ट एक्सप्लेन किया है और ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको कवर अप कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आउट करना है। उसके बाद है आपका मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, बाजार और मूल्य। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बाजार संतुलन पर प्रभाव, मांग वृद्धि, पूर्ति परिवर्तन, आय परिवर्तन, ये क्वेश्चन है। फिर आपका जो है, यदि कीमत संतुलन से अधिक या कम हो तो क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में मूल्य, समान मूल्य प्रवृत्ति, क्या यह काल्पनिक है, इनके क्वेश्चन। एकाधिकारी प्रतियोगिता वस्तु विभेद, मूल्य निर्धारण में समय तत्व और अति अल्पकाल का प्रभाव, समान मूल्य वर्सेस बाजार मूल्य की विशेषताएं, न्यूनतम मजदूरी का प्रभाव। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर संतुलन पर प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मांग बढ़ना, कीमत बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी, ये याद रखना पड़ेगा। मांग बढ़ने से संतुलन पर प्रभाव पर क्या होगा, कीमत बढ़ेगी तो मात्रा बढ़ेगी। पूर्ति बढ़ना, कीमत गिरेगी तो मात्रा बढ़ेगी। आय बढ़ना, सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। फिर है न्यूनतम मजदूरी की बात करें, यदि सरकार मजदूरी बढ़ा दे तो श्रमिकों की पूर्ति मांग से ज़्यादा होगी, बेरोजगारी आएगा। फिर है समय के तत्व में आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर आ जाएगा अति अल्पकाल, अति अल्पकाल पूर्ति स्थिर, कीमत केवल मांग तय करती है। अल्पकाल की बात करेंगे तो पूर्ति थोड़ा बदल सकती है, मांग का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा होगा। दीर्घकाल में पूरी पूर्ति बदल सकती है, कीमत इक्वल टू होगा उत्पादन लागत। फिर महत्व की बात करेंगे तो आएगा जितना ज़्यादा समय उतना पूर्ति का महत्व, ये आ जाएगा। फिर है बाजार मूल्य और समान मूल्य में आपको किस तरीके से अंतर करना है, तो अवधि बाजार मूल्य इक्वल टू होता है अति अल्पकालीन, समान मूल्य का मतलब होता है दीर्घकालीन होता है। उसके बाद बात करेंगे निर्धारण, बाजार मूल्य का जो निर्धारण होता है मांग पूर्ति से होता है, सामान्य मूल्य का जो निर्धारण होता है उत्पादन लागत से होता है। स्थिरता, बाजार मूल्य बदलता रहता है, सामान्य मूल्य स्थिर रहता है। वास्तविकता की बात करें, बाजार मूल्य वास्तविक है, सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है। उसके बाद बात करेंगे आपकी मुद्रा एंड बैंकिंग से आएगा, जहाँ पर मुद्रा के कार्य, महत्व, अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण, वस्तु विनिमय की कमी दूर करना, ये टॉपिक रहेगा। फिर है मुद्रा पूर्ति M1, स्टॉक वर्सेस प्रवाह, प्रमाणिक और सांकेतिक मुद्रा, केंद्रीय बैंक वर्सेस व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक के लाभ, दोष, महत्व और ऋणों के प्रकार और सुझाव, ये पूरे टॉपिक कवर अप कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो मुद्रा के कार्य और महत्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम होता है खरीदने और बेचने में क्या होती है, आसानी होती है विनिमय के माध्यम से। मूल्य मापक, हर वस्तु का दाम रुपयों में बता सकते हैं। भावी भुगतान, उधारी और लोन चुकाना आसान होता है। संचय, धन को लंबे समय तक के रख रखाव किया जा सकता है। तो इस तरीके से कार्य और महत्व होता है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक का कैसे होगा, तो केंद्रीय बैंक का जो उद्देश्य होता है वो जनहित होता है, वेलफेयर होता है। व्यापारिक बैंक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से अपना उद्देश्य बनाती है। नोट, केवल केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है, व्यापारिक बैंक नहीं करता है। जनता,
केंद्रीय बैंक जनता से सीधा नहीं जुड़ता, व्यापारिक बैंक जुड़ता है। स्वामित्व की बात करें तो केंद्रीय बैंक सरकार के द्वारा निर्धारित होती है और ये व्यापारिक बैंक निजी या सरकारी दोनों ही हो सकता है। उसके बाद है व्यापारिक बैंक। ऋण के प्रकार आपको याद करना है, इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट है व्यापारिक बैंक ऋण के प्रकार। नगद साख, स्टॉक या बॉन्ड के बदले में उधार, इसको कहा जाता है नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट, खाते में जमा से ज़्यादा निकालने की सुविधा को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सावधि ऋण, मकान, कार, मशीन के लिए लंबा लोन, ये कहलाता है टर्म लोन। फिर है बिलों की कटौती, डिस्काउंट ऑफ बिल्स, समय से पहले बिल का पैसा देना, तो ये कहलाता है व्यापारिक बैंक ऋण के प्रकार। फिर है आपका गवर्नमेंट बजट। यहाँ सरकारी बजट से आपका बजट का पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। बजट में आपको करना है अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, घटक और प्रकार को। फिर है राजस्व व्यय वर्सेस पूंजीगत व्यय, इनके बारे में आपको लिखना है। प्रत्यक्ष कर गुण, प्रत्यक्ष वर्सेस अप्रत्यक्ष करना है। सार्वजनिक व्यय वृद्धि के कारण क्या सार्वजनिक ऋण बोझ है। घाटे के प्रकार में आपका राजस्व, राजकोषीय, प्राथमिक और उनके प्रभाव को करना है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, बजट के प्रकार तथा घाटे। तो यहाँ पर संतुलित बजट का मतलब होता है आय इक्वल टू व्यय, आय और व्यय के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। विकासशील देशों के लिए अच्छा नहीं होता है। घाटे का बजट जहाँ पर व्यय होता है आय से ज़्यादा होता है, मंदी में अच्छा है, रोजगार क्या होता है, बढ़ाता है। जो राजस्व व्यय वर्सेस अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो राजस्व से संपत्ति नहीं बनती है, पूंजीगत से बनती है। अभी मैंने शॉर्ट एक्सप्लेन किया है, आप इसके लिए वीडियो चाहते हैं तो वीडियो पर आपको कमेंट करना है कि हमको क्या नीड है। फिर है आपका क्या ऋण बोझ है। यदि उत्पादक कार्य नहर बिजली में लगे तो बोझ नहीं, यदि युद्ध भोग में लगे तो ये बोझ होता है। उसके बाद प्रत्यक्ष कर के गुण की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रत्यक्ष कर के गुण में होता है न्यायपूर्ण, अमीरों पर ज़्यादा, गरीबों पर कम। फिर है आपका निश्चितता, पता होता है कितना और कब देना होता है। लोचदार, आय बढ़ने पर सरकार की कमाई भी बढ़ती है। नागरिक चेतना, लोग सरकार के खर्च पर नज़र रखते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे आपका भुगतान संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए, ये क्वेश्चन है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, दृश्य और अदृश्य में आपको अंतर करना। बीओपी का महत्व, प्रतिकूलता के कारण मदे क्या चालू खाता घाटा खतरा है। अवमूल्यन और मूल्यह्रास, विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व, उतार चढ़ाव, स्थिर दर, ये सारे टॉपिक इसमें शामिल होंगे। जिसमें आपको बीओटी और बीओपी में आपको अंतर कैसे याद रखना है। इसका क्षेत्र छोटा होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है। इसमें जो मदे बात करें केवल वस्तुएं होती, इसमें वस्तु, सेवा और पूंजी इंक्लूड होता है। बीओपी हमेशा संतुलित होता है, बीओटी घाटे या मुनाफे में हो सकता है। इस तरीके से आप दिमाग में बैठा के रखेंगे तो दिमाग में याद रहेगा। फिर है प्रकृति, बीओटी एक हिस्सा होता है, बीओपी पूरी तस्वीर होती है, सबसेट होती है। अवमूल्यन और मूल्य ह्रास, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो अवमूल्यन सरकार करती है यानी कि डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन होता है बाजार मांग और पूर्ति करता है। प्रणाली, अवमूल्यन स्थिर दर में, मूल्यह्रास परिवर्तनशील दर में होता है। उद्देश्य, अवमूल्यन जानबूझकर निर्यात बढ़ाने के लिए होता है। फिर है आपका परिणाम, दोनों में विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है। तो इस तरीके से इनके पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर है भुगतान संतुलन, प्रतिकूलता के कारण आपको बताना है। जहाँ पर आपका भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, कॉस्ट ऑफ एडवर्स बीओपी, आयात वृद्धि, तेल, मशीनरी और सोने का भारी आयात होता है। ओल्ड एंड गोल्ड इम्पोर्ट्स।
फिर है आपका निर्यात कमी, हमारी वस्तुएं महंगी या कम गुणवत्ता की होना, ये आ जाएगा आपका। महंगाई, देश में महंगाई होने से निर्यात घटते हैं और आयात बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन हर्ट एक्सपोर्ट्स। फिर विकास कार्य, विकासशील देश भारी मशीनें खरीदते हैं जिससे खर्च बढ़ता है। तो इस तरीके से पूरा 1 शॉट पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर किया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू।